नमस्कार। ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। आपका प्रथम पत्र है, जो पहला पेपर आपका है वो है प्राचीन भारत का इतिहास आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसमें आपका क्या क्या कोर्स कवर होगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, यानी कि आपका सिलेबस क्या है, ये हमने ग्रुप पर डाल दिया है। इसको देखिए और ध्यान से पढ़िए। आपका सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। स्रोत क्या होता है? स्रोत यानी हमारी जानकारी का स्रोत क्या है। हम अगर कोई बात कह रहे हैं इतिहास में, तो हमारा आधार क्या है, किस आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं, किस बेसिस पर हम अपनी बात कह रहे हैं, हमारी जानकारी हमने कहाँ से प्राप्त की है, ये महत्वपूर्ण है। जब हमारी जानकारी पुख्ता होगी, जब हमारा तथ्य मजबूत होगा, तब हमारी बात भी सच मानी जाएगी। इसलिए इतिहास में स्रोत, हमारी बात का स्रोत, हमारी जानकारी का स्रोत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत माने जाते हैं, यानी उसके जितने स्रोत हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। ये है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजी जो कहते हैं हम। पुरा और तत्व, पुरा यानी पुराना, तत्व, तत्व यानी कोई भी सामान, पुरानी कोई भी वस्तु, सामान, पुरानी चीज़ों से हम जो इतिहास, जो जानकारी प्राप्त कर पाएँ, वो है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है उन्हें। दूसरा है लिटरेरी एविडेंस, यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्य में मतलब उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो धर्म ग्रंथ हों या अन्य कोई और ग्रंथ हों, ग्रंथ जो लिखे गए, इसमें अभिलेख भी आ सकते हैं। जो भी लिखित जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो इसका भाग हो सकती है। तो जो भी लिखा हुआ साहित्य है, उसमें हमें क्या इस समय की कोई जानकारी मिल रही है, तो उस जानकारी को भी, उसको हम कहेंगे हमारे साहित्यिक स्रोतों से हमें मिली है। लिटरेरी एविडेंस, साहित्यिक स्रोत। और एक और वर्ग है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अगर किसी विदेशी ने भारत आकर उसके संबंध में कोई लेख लिखे, वापस लौटकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, या अगर कुछ लिखा है, क्योंकि उनका यहाँ को देखने का जो तरीका था, नज़रिया था, जब उन्होंने भारत की परिस्थितियाँ देखी, जैसा भी उन्होंने समझा, अपने देश काल के हिसाब से समझा, तो वो जैसा भी समझ पाए उन्होंने उसे लिखा। हम उस जानकारी को देखभाल कर, समझ कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भारतीय दशाओं को, भारतीय परिस्थितियों को, यहाँ के तौर तरीक़ों को पूरी तरह ना समझ पाए हों। अपने देश काल के हिसाब से उन्होंने समझा, इसलिए एक अलग वर्ग हमने बना दिया, एक अलग कैटेगरी हमने बना दी, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोतों की हम बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ये है कि ये बहुत रिलायबल हैं, बहुत विश्वसनीय हैं। हम इन पर आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें काटना या बदलना बहुत मुश्किल है। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, उसको बदलना कितना मुश्किल है। उस समय की लिखावट, उस समय की जो लिपि है, उसकी जानकारी हमें हो ना हो, उस समय की भाषा की जानकारी हो ना हो, तो उनको काटना, छाँटना, बदल देना, सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ है उसको बदल देना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पुरातात्विक स्रोत बहुत विश्वसनीय हैं। पुरातात्विक स्रोत हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी प्रस्तुत कर देते हैं, अपने हिसाब से बदल नहीं लेते।
कि आज राजा देखने आया है, तो मैं उसके सामने दूसरी तरह से पेश होऊँ, और एक किसी गाँव के बच्चे ने कोई पुरातात्विक स्रोत ढूँढ लिया तो उसके सामने अलग तरह से पेश हों। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे हैं, जैसे देश काल परिस्थिति में जैसे पाए गए हैं, वैसे के वैसे वो सबके सामने प्रस्तुत हैं। वो अपनी बात को वैसा का वैसा रख रहे हैं। यानी उनमें वो वस्तुनिष्ठ है, सबके लिए एक से ही है। और इनमें रद्दो-बदल की संभावना भी बहुत कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अभी जोड़ दिया और थोड़ा कुछ बाद में लिख दिया। जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में हो सकता है कि कुछ तो अभी लिखा है और कुछ कई सदी बाद में फिर अलग से और जोड़ दिया गया। फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया, कहानी बढ़ती चली गई, क्योंकि उसमें हर किसी ने कुछ-कुछ जोड़ता चला गया। तो ऐसा इनमें नहीं हो सकता। ये क्योंकि ये आज पाए गए, यानी कि ये जैसे आज हम निकाल रहे हैं, तो ये आज के समय के भी हो गए, तो ये हमेशा समकालीन रहते हैं। अगर ये 10 साल पहले निकले, कोई स्रोत ढूँढा गया, तो वो उस समय का हो गया। यानी कि ये हमेशा समकालीन रहते हैं, उसी काल के होते हैं। ये बहुत बड़े महत्व की बात है कि पुरातात्विक स्रोतों में रद्दो-बदल की संभावना, काट-छाँट की संभावना, बेईमानी की संभावना, कुछ मिटा देने की, बदल देने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये बहुत विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इनमें हम कई तरह के स्रोतों को रखते हैं, जैसे अभिलेख। अभिलेख यानी अभिलेख यानी जो लिखा हुआ हमें मिल रहा है। अभिलेख यानी जो हमें लिखा हुआ मिल रहा है। ये हो सकता है किसी पत्थर पे लिखा गया हो, किसी शिला पे लिखा गया हो, किसी स्तंभ पे लिखा गया हो सकता है मंदिर की दीवार पे लिखा गया हो सकता है तांबे की पट्टिका पर लिखा गया हो। तो जहाँ कुछ लिखा जाता है, किसी मेटल पर, किसी धातु पर, पत्थर पर, दीवार पर, शिला पर, तो हम उसे अभिलेख कहते हैं। ये एक और बात भी है कि जो अभिलेख होता है, क्योंकि उसमें लिखा गया है, इसलिए वो साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। मुद्राएं यानी कि सिक्के अगर कोई जारी किए गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं जारी की गईं, उनको हम कहते हैं सील मुद्रा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इनका इकोनॉमिक वैल्यू कितनी थी, तो हम उसे मुद्रा कह रहे हैं। स्मारक, जो उस समय की इमारतें बनी, किले की दीवारें, मकान, कुआं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब में आएंगी। अवशेष, हमें मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, भवनों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इन सब से भी हम बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सड़कों के अवशेष मिल रहे हैं। मोहरें फिर से हम मुद्राओं वाली कैटेगरी में भी, वर्ग में भी रख सकते हैं। हमें मूर्तियाँ कौन से पत्थर की प्राप्त हो रही हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इन सब से बहुत सी जानकारी मिलती है। चित्रकला, अगर उस समय की कोई चित्रकला हमें मिलती है, तो हमें मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्रकला मिलती है। हमें हमें जो हमें चित्रकला के अलग से नमूने भी मिल सकते हैं, यानी पेंटिंग्स बनी हुई मिल सकती हैं। इसके अलावा सिक्कों पर अगर कुछ बना हुआ है, तो उसको भी हम कला का एक पार्ट मानेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिलेखों की। हम सबसे पहले देखते हैं भारत के संदर्भ में, अगर हम भारत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें अभिलेख मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी तक हमें लगभग 2467 यानी 2467 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अशोक के बहुत से अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख टीफेन थेलर को
1750 में मिले। शम्से सिराज फिरोज़ तुगलक का दरबारी था। इसने इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। राजस्थान से भी हमें अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बैराठ और भाबरू से। कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख हैं कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके आधार पर हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील को बनवाया गया, फिर ये टूट गई और फिर इसको दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई गई। इन सब बातों के बारे में जानकारी मिल रही है। स्कंदगुप्त का भीति स्तंभ लेख हमें मिल रहा है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिल रहा है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिल रहा है, जिसमें हमें सती के बारे में पता चलता है, सती प्रथा के बारे में। हमें ऐहोल प्रशस्ति प्राप्त हो रही है। इस तरह से हमें अभिलेखों से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आगे की बात अगली कक्षा में करेंगे।